हेलो गाइस, तो आगे की कहानी देखते हैं हम। ठीक है, कहानी है गैसियस स्टेट की। ठीक है, इस गैसियस स्टेट की कहानी में जो लॉज थे, गैस लॉज, उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ हो गया। अभी अवोगाड्रोस लॉ के कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं एंड देन देयर इज समथिंग रिलेटेड टू अवोगाड्रोस लॉ विच इज कॉल्ड यूडियोमेट्री। ठीक है, वी विल टेक अ लुक एट दैट एज वेल। तो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स से मेरे पास 16 ग्राम O2 है एक कंटेनर में। ठीक है, अच्छा, और एक में 40 ग्राम्स SO3, 40 ग्राम SO3 है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम V1 है, इसकी वॉल्यूम V2 है। ठीक है, और प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। अगर तुम्हें लगे कि सर कंटेनर की वॉल्यूम तो फिर क्या कैसी होगी, क्या होगी बोल के, तो ठीक है, तुम इनको बलून्स भी मान सकते हो, क्योंकि बलून्स की वॉल्यूम घट बढ़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द अमाउंट ऑफ गैस। तो PNT कांस्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन है कि भाई V1 और V2 का रिश्ता क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, POT कांस्टेंट है, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, अवोगाड्रोस लॉ लग जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, देयरफॉर V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। अच्छा, V1 और V2 के बीच में तो हमें रिलेशनशिप चाहिए। इनफैक्ट द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली कि ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, V1 इज ग्रेटर देन V2, B V1 इज लेस देन V2, C V1 इज इक्वल टू V2 एंड D इज कांट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, कांट बी डिटरमिन्ड, CND कहते हैं इसको, CBD, सॉरी नॉट CND। अब ये हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें क्या पता है, मोल्स का रेशो चाहिए ना, मोल्स तो दिए ही नहीं है, कैसे निकालोगे। ठीक, तो यहाँ पे ही काम आता है जो तुमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। मोल कॉन्सेप्ट में तुमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सिंपल है। तो गिवन मास इसका O2 का, तो N1 इक्वल टू क्या आएंगे, NO2 जिसको कहते हैं 16 अपॉन गिवन मास 16 है, इसका मोलर मास कितना होता है 32, और N2 कितना आएगा, इसका कितना होता है 32, और ये कितना है 16 3 48, 32 और 48 होता है 80। ठीक है, तो ये आएगा 40 अपॉन 80। तो अगर तुम देखो ये भी 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है, तो तुम लिख सकते हो 1/2 अपॉन 1/2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 1, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू V2। तो ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा, C। ठीक है, तो गॉट इट। सिमिलर से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, ऐसा ही बॉक्स वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ को बता रहा है। इसमें X एटम्स की बात हो रही है, बोल रहा है X एटम्स ऑफ O ऑक्सीजन, XS atoms of O as O2। ठीक है, O2 में प्रेजेंट है, उसमें X एटम्स है O2 के। ठीक है, और यहाँ पर भी X एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, X एटम्स ऑफ O as O3। अगर किसी को और एक मिनट रुक जाओ, पहले इसमें सब चीज़ें लिख देते हैं। ठीक है, और PAT कांस्टेंट है, V1 V2 दिया है। ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि O2 गैस है, O2 गैस में जितनी भी O2 गैस है उसमें जितने भी O के एटम्स हैं उनका नंबर इक्वल टू X है। ठीक है, X 100 200 300 जो भी है, वट एवर इट इज़, X है। यहाँ पर जो O3 है, उसके अंदर जो टोटल O एटम्स है वो भी X हैं। तो वो कह रहा है, अच्छा वो V नहीं कह रहा, वो अच्छा हाँ, वो कह रहा है V1 ग्रेटर देन V2 होगा कि नहीं। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एवोगाड्रोस लॉ में कहता है कि इक्वल वॉल्यूम होगी तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलते हैं, देखो अगेन नंबर ऑफ मोल्स का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो होता है गिवन
नंबर ऑफ एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na. Na इज अवोगाड्रोज नंबर, ठीक है, सिंपल इनफ। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगेन यहाँ पे ऑप्शंस यही हैं, ये V1 V2 ऐसे करके सारे ऑप्शंस यही हैं, ठीक है। रुक जाओ अभी, और यहाँ पे लगना भी इसलिए ही है, फॉर्मूला भी ये लगेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं मिटा रहा हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला भी यही लगेगा जो यहाँ पे लगाया मैंने, ठीक है। फॉर्मूला भी V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2 लगेगा। अभी N1 क्या होगा, NO2 होगा, और जो N2 होगा दैट विल बी NO3। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये समझो। PNT कॉन्स्टेंट है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2। N1 यहाँ पे O2 के एटम्स है, वो मॉलिक्यूल्स हैं, और N2 मतलब नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो गिवन नंबर ऑफ, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, इस, ठीक है, अपॉन Na होता है। अब लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे। अगर 2 एटम है O के, तो हमें कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ O2। अगर इसी तरीके से मैं कहूँ कि 2000 O है, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 1000 O2। अरे तुम यहीं रहो भाई, ठीक है, 1000 O2 मिल रहा है। अब जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में 2:1 का रेशो है, इसकी एटॉमिसिटी 2 है। तो अगर मेरे को इसके x नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, तो इसमें मेरे को x/2 नंबर ऑफ O2 मिलेंगे, हाँ है ना, सिंपल इनफ। ये तो मैं यूनिटरी मेथड से बता रहा हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें जानना हो कि किसके अंदर कितने एटम्स हैं, तो इसके एक एटम में, सॉरी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। तो जब भी नंबर की बात होगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ O एटम्स अपॉन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितनी है, एटॉमिसिटी कल भी बताई थी मैंने, एटॉमिसिटी या मॉलिक्यूलैरिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, ये तो x हो गए, ये हो जाएगी 2। सेम वे अगर मैं नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स पूछूं, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही है, x, ठीक है, और एटॉमिसिटी क्या है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे x/3 हो गया। क्लियर होगी बात। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं अभी, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। तुम इसको, ठीक, क्लियर होगी बात। तो एक सेकेंड के लिए लिख लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हटा रहा हूँ मैं पहले, जस्ट टू गिव यू कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बोल रहा हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स या N1 कितना होगा, N1 विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 विच इज़ x/2 अपॉन Na। सेम वे N2 इक्वल्स टू x/3 अपॉन Na, ठीक है। तो ये आ जाएगा x/2 Na और ये आ जाएगा x/3 Na। गॉट इट। अच्छा, अब यहाँ पर ये कितना है N1, ये कितना है N2। N1 की जगह क्या रख दिया मैंने, x/2 Na, और इसको रख दिया मैंने x/3 Na, ठीक है। तो x, इसको अगर तुम देखोगे तो क्या आएगा, x × 3 Na अपॉन x × 2 Na, ठीक है। x गया, Na से Na गया, 3/2। तो अगर V1/V2 इक्वल्स टू 3/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, V1:V2 इज इक्वल्स टू 3:2। तो V1 इज़ ग्रेटर देन V2, दिस इज़ द आंसर। V1 इज़ ग्रेटर देन V2, जिसके, देखो इसमें सिंपल सा अगर लिखना है तुम्हें तो इस तरीके से भी देख सकते हो, जिसके नंबर ऑफ एटम सेम है, तो जिसकी एटॉमिसिटी कम है, जिसकी एटॉमिसिटी कम है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात। दोबारा बोल रहा हूँ, इक्वल एटम्स है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, लेकिन एटॉमिसिटी जिसकी कम है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे, जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि Na तो सेम है दोनों के लिए, Na कांस्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद अगर नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज़्यादा आ गए उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा आ जाएगी। तो सिंपल यहाँ पर ये है बेसिक। मैंने इतना सारा क्यों करवाया कि तुम्हें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। इसके बाद तुम शॉर्ट तरीके निकाल सकते हो, शॉर्ट तो बहुत सारे हैं,
ठीक है, ये समझ में आ गया? इतना समझ में, मैं मिटा रहा हूँ इसे क्योंकि मैं अभी शॉर्ट वाला तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना होता था इसमें। ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो हम कह सकते हैं भाई v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। ठीक, तो हम यहाँ पे सिंपल कह सकते थे कि x या नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि देखो N1 मतलब होता है नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, कैपिटल Na, एवोगाड्रो नंबर। ये भी बाय द सेम, दोनों चीज़ सेम से डिवाइड हो रही है, ये आ जाएगा। यहाँ ये आ गया, बस कुछ नहीं करना। अब तुम्हें पता है कि इसके नंबर ऑफ एटम सेम है, इसके नंबर ऑफ एटम सेम है, लेकिन ये O2 है, ये O3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एटॉमिसिटी आ जाएगी। तो एटॉमिसिटी ऑफ O3 अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ O2, सिंपल है। तो क्या आ गया 3/2। नंबर ऑफ, भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे O2 के? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे x अपॉन 2, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे x/3, जिसको मैंने सीधे ऐसे लिख दिया। उल्टा कर दो ना इसको, ये x कर जाएगा, 3/2 आ जाएगा। गॉट इट? सिंपल इनफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा समय चला गया ऑलरेडी। ठीक, और 1 बार ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसी के जैसे ही एक क्वेश्चन है कि भाई 80 ग्राम है, 80 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है, और है 220 ग्राम्स ऑफ CO2। ठीक है जी, प्रेशर टेम्परेचर दिया नहीं, अच्छा STP पूछा है, ठीक है ठीक है, STP पे पूछा है। तो अभी ये इस केस में बोल रहा है कि V1 और V2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सिंपल वही करना है, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। V1 क्या है इसमें, सॉरी N1 क्या है इसमें, 80 अपॉन इसका कितना होता है मोलर मास, 12 4 16, 80/16 कितना हुआ, N1 कितना हो गया भाई, यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ ना मैं। N1 विल बी इक्वल टू 80 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू 5। सेम अगर तुम इसमें देखो, यहाँ पे क्या है 220 अपॉन 44 विच इज ऑल्सो 5। तो अगर हम देखें यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2, दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, गॉट इट? अभी तक उसने टेम्परेचर प्रेशर एग्जैक्ट नहीं बताया, उसने बस इतना बोला है प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि STP पे अगर इसकी वॉल्यूम पूछी जाए, जैसे STP पे वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछ रहा है, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, STP पे वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछ रहा है, तो कुछ थोड़ा ना करना है। STP पे 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.7, और इसमें कितने मोल्स हैं, 5, तो 5 × 22.7। ठीक, तो ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ इन ग्राम्स ऑफ CO2 गैस विच ऑक्यूपाइज। हाँ ठीक है, CO2 का मास बताना है जो कि V इक्वल्स टू 68.1 लीटर्स ऑक्यूपाई करती है एट STP। ठीक है, CO2 का वो मास जो कि 68.1 लीटर्स ऑक्यूपाई करता है एट STP। सिंपल सी बात है, 1 मोल, अच्छा ये वाला फॉर्मूला भी बता देता है तुम्हें। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। तीसरा फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले बताया था ना मैंने, वाई जो एक वाई मैप बनवाया था मैंने, उसमें मास से कन्वर्ट कर सकते हो मोल्स में, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से कर सकते हो मोल्स में, और नंबर ऑफ गैस की जो वॉल्यूम है उससे कर सकते हो एट STP। एट STP क्या हो जाएगा देखो, 68.1 अपॉन 22.7 अगर तुम करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 3। क्लियर होगी बात ये? तो ध्यान रखना है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मैं बता चुका हूँ 2 बार इसी चैप्टर में। मोलर वॉल्यूम मतलब जो 1 मोल की वॉल्यूम हो एट STP, तो ये एट STP इतने वॉल्यूम थी, यहाँ पे 3 मोल्स हो गए,
अच्छा, अब मास पूछ रहा है CO2 का, तो CO2 का मास कितना हो जाएगा, WCO2 कितना आ जाएगा, MCO2 इंटू 3, नंबर ऑफ मोल्स 44 इंटू 3, 4 3 12, 132 ग्राम। ठीक है जी। सो दिस इज अवोगाड्रोस के ऊपर जो क्वेश्चन थे। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आया करते थे पहले, अभी इक्का दुक्का ही आते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। स्कूल में पता नहीं तुमसे कितना पूछेंगे, ठीक है, ऐसा अलग से कभी नहीं बताते स्कूल में, ठीक। तो हम आज पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड यूडियोमीट्री। इसमें क्या करते हैं हम एक गैशियस मिक्सचर को यूजुअली बर्न करते हैं, ठीक है, और फिर हम उस गैशियस मिक्सचर जो बर्न होके बचा है, मतलब कभी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, कभी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, इस तरीके से हम उसको बर्न करते हैं। मेनली हाइड्रोजन्स की यहाँ सॉरी हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पे बात हो रही है, मेनली हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पे बात हो रही है। अभी तुम बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन्स जो तुमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़े हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, उन सब की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो उनको बर्न करते हैं, उनके बर्न वाले मिक्सचर में ये नापा जाता है कि वहाँ पे H2O कितना है या CO2 कितना है ना, इस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही काम हो कि मतलब हाइड्रोकार्बन्स को बर्न किया, वहाँ पे और तरीके की गैसेस को भी बर्न करके देख सकते हैं, फिर उनका जो फाइनल वो आएगा दिस क्या बोलते हैं इसको, जो गैसियस मिक्सचर आएगा फिर उसको एनालाइज किया जाता है। तो कैसे एनालाइज करेंगे वो देखेंगे। पहले लिखो एप्लीकेशंस ऑफ अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, या है ना अवोगाड्रोस लॉ। इसमें यूडियोमेट्री जो है वो एप्लीकेशन है अवोगाड्रोस लॉ का, तो इसमें लिखो यूडियोमेट्री इज मेनली बेस्ड ऑन अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, फुल स्टॉप। और जो इसके रूल्स हैं यूडियोमेट्री के वो सुन लो। रूल्स क्या है, मतलब ये कुछ अजम्पशंस हैं इसमें, वो सुन लो, ठीक है। लिखो भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड की हमेशा नेग्लिजिबल काउंट की जाएगी एज कंपेयर टू दी गैस, ठीक है, चाहे कितनी भी हो, डजेंट मैटर। तो लिखो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ये रूल्स हैं, हाँ। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड या सॉलिड और लिक्विड इन अ गैसियस मिक्सचर is neglected in comparison to the volume of the gases, next लिखो the equation represents the condition of the reaction at STP। जब भी कभी रिएक्शन के बारे में दिया होगा, कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, वो यूजुअली STP पे ही दी होगी। दोबारा बोल रहा हूँ, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, एट STP, ठीक है। मोलर वॉल्यूम इज कंसिडर्ड टू बी 22.7, ठीक है, मोलर वॉल्यूम इज कंसिडर्ड टू बी 22.7 लीटर्स एट STP, ठीक। फोर्थ लिखो, एयर इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2। हालांकि एयर में N2 और O2 के अलावा बहुत सारा कुछ है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई N2 और O2 है तुम्हारे टोटल मिक्सचर में, एयर में। और तुम्हारा मैंने वैसे ये भी करवाया ना कि मोलर मास ऑफ गैस, गैस नहीं, मोलर मास ऑफ एयर मैंने कैलकुलेट करवाया कि नहीं करवाया, हाँ याद है मेरे को, करवाया मैंने। तो उसमें भी हमने अज्यूम किया था कि N2 और O2 से ही बना है पूरा एयर। तो सेम वे अगर तुम देखो तो N2 और O2 से अगर हम देखें, हम अज्यूम करते हैं कि N2 और O2 से ही मिलके बनी है एयर, और इसमें 21% ऑक्सीजन होता है, कहीं कहीं पे 20% भी अज्यूम किया जाता है। तो 80-20 का रेशो ले लेते हैं, या 79-21 का रेशो ले लेते हैं। तो लिखो एयर इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ N2 and O2, ब्रैकेट में लिखना O2 is 21%, O2 is 21%, नियरली 21% लिख लो इसको, ठीक है। लिखो और N2 लिखो, N2 इज अ नॉन रिएक्टिव गैस, इट इज कंसिडर्ड टू बी, मतलब इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। लिखो N2 इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन रिएक्टिव गैस अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। N2 is considered to be
N2 is considered to be mostly a non-reactive gas, unless otherwise mentioned. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. ठीक है, प्रॉब्लम इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, और मतलब मोल कॉन्सेप्ट समझ लो, इसमें और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. लिख लो, विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसमें लिखो, द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज समटाइम्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैसेस. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज समटाइम्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैसेस. ठीक है, ऑफ द गैसेस. This type of contraction is observed when spark is produced in the gaseous mixture. Spark is produced in the gaseous mixture, or suitable absorbents are used to absorb certain gases. ये दोनों चीज़ें हैं. ठीक है, अगर तुम स्पार्क प्रोड्यूस करोगे तो कुछ रिएक्शन हो जाएगी, देयर विल बी सम कॉन्ट्रैक्शन, और मतलब या तो कमी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, कुछ तो होगा. दूसरा, जब गैसियस मिक्सचर तुम्हारा क्या कहते हैं, गैसियस मिक्सचर तुम्हारा प्रोड्यूस हो चुका है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, अगर उस प्रोडक्ट को तुम किसी सोल्यूशन या किसी ऐसे एब्जॉर्बेंट के थ्रू लेके चले जाओ तो कुछ गैसेस उसमें से एब्जॉर्ब हो जाती हैं. इस वजह से भी वॉल्यूम कम हो जाती है. या फिर तुम उसे कूल होने के लिए रख देते हो. ठीक है, तो कूल होने पे क्या होगा, वाटर अगर बना होगा, वाटर वेपर्स अगर उसमें होंगे तो वो भी तुम्हारे वेपराइज कह रहा हूँ, कंडेंस कर जाएंगे, और इस वजह से भी वॉल्यूम कम हो सकती है. ठीक है, तो लिख लिया, स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड इन द गैसियस मिक्सचर, और सूटेबल एब्जॉर्बेंट्स are used to absorb certain gases, or suitable absorbents are used to absorb certain gases, or the reaction mixture is cooled down. ठीक है, ये आ गया, हो गया. नेक्स्ट लिखो, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम जो डेल्टा वी होता है, ठीक, डेल्टा वी इज कैलकुलेटेड टू बी volume of the reactants minus ठीक है, या फिर ये लिख सकते हो, वॉल्यूम बिफोर स्पार्क माइनस इस तरीके से भी लिखा देख सकते हो कभी कभी यहाँ पे भी. ठीक है, ये ध्यान रहे, है ना, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा. इसमें क्वेश्चंस हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम एक लिस्ट नोट डाउन करो. इस लिस्ट में क्या है कि तुम्हारे जो, या तो ऐसा करूँगा मैं, इसको ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस लिस्ट को. ऐसा करते हैं, आई विल पुट दिस लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन. इसमें इस तरीके से होगा. चलो यार, यहाँ पे लिख भी देते हैं, जल्दी से लिख देते हैं. सीरियल नंबर, अभी जो भी यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ ना, दिस इज़ गोइंग टू बी पुट ऑन दी वेबसाइट एज वेल. तो वेबसाइट पे भी आता रहेगा, वेबसाइट से भी तुम सब कुछ चीज़ें देख सकते हो. ठीक है, थोड़ा समय लगेगा मुझे, बिकॉज आई एम द वन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग. ठीक है जी, थोड़ा समय लगेगा. गैस और एब्जॉर्बेंट, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे. तो गैस अगर मान लो, लेके करके लिखते हैं. ठीक है, गैस अगर तुम्हारी O3 है तो पैरागैलो नहीं, टर्पेंटाइन ऑयल,
सिनेमन मतलब दालचीनी, ठीक है। O2 अगर हुआ तो ये तुम्हारा ट्राई अल्कोहल कंपाउंड होते हैं, ये बेसिकली ये होगा, पायरोगैलोल होता है ये। ठीक है, ट्राई 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स के बारे में मतलब अभी कोई बताने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं तुम्हारे सेकेंड ईयर में या 12th में तुम्हारे आते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम इसको देखेंगे। गॉट इट। इसको ब्राउन रिंग कहता है, ये ब्राउन रिंग बनाता है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। तो NO कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NO जो है ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से मशहूर है, ठीक है। N2 अच्छा सॉरी नहीं, NH3 का है, तो NH3 का, ठीक है। NH3 का मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अच्छा बाकी ये NO2, N2O3, N2O4 और N2O5 है, ये सबका एक ही इलाज है, ठीक है। अगर एल्कलाइट सॉल्यूशन ठीक है, कोई भी एल्कलाइन सॉल्यूशन अगर होगा तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है जी। H2 का अगर तुम देखो, H2 का अगर होता है, H2 का इज हीटेड CuO फॉलोड बाय कूलिंग, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। और है SO2 भी है हमारे पास, अभी H2S भी है, वो सब भी लिखते हैं, ठीक। ये ऊपर वाले जो है मैं मिटा रहा हूँ, मैं इन्हें डिफरेंट पेन से लिखूँगा, ब्लू से लिखेंगे हम, ब्लू ब्लू ब्लू,
ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं CO2 की और CO की, तो CO2 जो है वो किसी भी एनी बेसिक सोल्यूशन, ठीक है जी, एग्जाम्पल KOH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। CO की अगर तुम बात करो, ठीक है, CO की अमोनियकल Cu2Cl2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, CuNH3 होल 6 होल 4 Cl, ठीक है, प्लस CO। ये क्या रिएक्शन देगा, CuNH3 होल थ्राइस CO Cl प्लस NH3, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ होगी, यही चीज़ तुम C2H2 के लिए बात कर सकते हो। हालांकि C2H2 में ये रिएक्शन नहीं होती, कुछ और रिएक्शन होती है, ठीक है। तुम यहाँ पर C2H2 लिख सकते हो, C2 ये अलग है, ये नेक्स्ट समझ लो, C2H2, ठीक है। एसिटिलीन जो होती है, एसिटिलीन में अगेन यही यूज़ होता है, लेकिन रिएक्शन ये नहीं होती, रिएक्शन होती है कि C ट्रिपल बॉन्ड CU, ये रेड बन जाता है, रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। इसमें 2-3 है, वो तो हमेशा याद होने चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। Cl2 हो चुका है। इसमें तुम्हारा H2O का ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, मतलब H2O का तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तुम्हें CO2 का पता होना चाहिए, तुम्हें O2 का पता होना चाहिए, तुम्हें O3 का पता होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट ये तीनों चारों तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी जो बचे हैं वो ज़्यादातर पता ना भी हों तो भी चलेगा, ठीक है। तो फोर्थ, अच्छा ये लास्ट है, ये SO2 और SO3, ठीक। ये किसके लिए है, ये एनी बेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी एसिडिक होती है और CO2 जैसी ही होती है। अगर मैं ऐसी उसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी एनी बेस, इनफैक्ट ये दोनों के लिए लिख लो, एनी बेस एक्वस KOH NaOH COH होल ट्वाइस, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर N2O H2S, राइट, ये भी है H2S है। H2S इज एनी बेस एक्वस CuSO4 और HgCl2, ठीक। H2S हो गया, N2O हो गया, N2O सीधे सीधे वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है जी। और बचा तुम्हारा लास्ट PH3, ठीक है, फॉस्फीन जो होती है तुम्हारी वो CaSO4 में एब्जॉर्ब हो जाती है और AgNO3 में। क्लियर है भाई, ये ध्यान होनी चाहिए, मतलब ये सारी की सारी लिख लो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि प्रोमिनेंट है, बाकी नहीं, ठीक। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, इसमें और कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं इसमें, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि इन जनरल जिसके लिए यूज़ होता है वो कौन सी होती है। जैसे अगर कोई हाइड्रोकार्बन में लिखता हूँ, मुझे नहीं पता वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसका कुछ फॉर्मूला ऐसा होगा और वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न की जा रही है, सफिशिएंट O2 है हमारे पास में, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बैलेंस, अब देखो जब भी कभी ध्यान रखना, कभी भी हाइड्रोकार्बन बर्न होगा, अगर उसमें कार्बन हाइड्रोजन या एट मैक्स ऑक्सीजन हो तो हमेशा हमें यही 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ध्यान रखना, यही 2 प्रोडक्ट मिलेंगे ऑलवेज, इनवेरिएबली। यहाँ पे से बैलेंस करूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, 6 XC है, यहाँ पे भी XC आ जाएगा। अच्छा H को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे Y है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं y/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये y तो C और X जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, O और 2x हो गए, 2x और यहाँ पे कितने y/2, ठीक है। तो x + y/2
O हो चुके हैं, यहाँ पे हमें O2 लगना है, तो अगर मैं इसे 2 करूँगा तो इसे भी 1/2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 x + y/2। ठीक है, अगर तुमने ये फॉर्मूला याद कर लिया, वैसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा कर ही सकते हो, मैं तो भाई याद नहीं रख पाता था, तो मैं तो उसी वक्त एकदम से खट से मेजर कर मतलब बना कर लेता था इसको कैलकुलेट। तुम्हें याद करना है और तुम याद करने की प्रतिभा रखते हो तो भाई डेफिनेटली याद करो, कोई टेंशन ही नहीं है, इतना सा ये याद रखना है, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, अगर तुमने ये याद कर लिया तो बाकी सब कुछ आराम से हो जाएगा इस इक्वेशन में। ठीक है, इसी तर्ज पे मैं एल्केन एल्काइन एल्किल एल्काइन तीनों का बताता हूँ तुमको। जैसे अगर मैं एल्केन की बात करूं तो CnH2n + 2, ठीक है, O2 गिव्स CO2 + H2O, सिंपल है। ठीक है, अगर CnH2n है इसका मतलब ये NCO2 देगा, N और N। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे x की जगह n रख दूंगा, y की जगह 2n + 2 रख दूंगा तो भी आ जाएगा, बट तुम्हें बताने के लिए जस्ट डूइंग दैट n + 1। ठीक है, बस। तो अब ये कितना हो जाएगा n + 1/2। ठीक है, तो ये 2n + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, O2 गॉट इट। एक मिनट रुक जाओ, ओह सॉरी 3n + 1, क्योंकि यहाँ तो 2O है ना, तभी तो मैं कहूँ कहीं तो हम गलती से मिस्टेक कर रहा था। ठीक है, 3n + 1/2 O2 गॉट इट। अच्छा, सेम चीज़ CnH2n के लिए कर दो, यहाँ क्या जाएगा NCO2 + NH2O। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे 3n/2 गॉट इट। और यहाँ पर अगर CnH2n-2, ये क्या है, एल्केन है, अगर याद हो, इसका एल्केन का जनरल फार्मूला है, ये एल्कीन का जनरल फार्मूला है, और ये एल्काइन का जनरल फार्मूला है। ठीक है, एल्काइन का जनरल फार्मूला है 3n + 2। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल हो गया। ठीक, तो ये सारी इक्वेशंस होंगी, इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन होंगे। एक 8th जो DPP है तुम्हारी, उसमें कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके से यूडियोमेट्री पे दिए हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ किया है मैंने, बैलेंस अगर की है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया है। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर तुम देखो तो मोल कॉन्सेप्ट भी उसी पे आधारित है, तो मोल कॉन्सेप्ट से भी तुम इसको देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें इस तरीके से दी होती हैं कि जिसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर तुम्हारी यूडियोमेट्री कंप्लीट होती है। ठीक, इस पे जो क्वेश्चंस हैं कुछ एक क्वेश्चंस तुम करना। गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट, समथिंग कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट और कंबाइंड गैस इक्वेशन। ठीक है, इसके जो देखो भाई सिंपल है ना, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है, डाउट होगा तो पूछ लेना। और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो यूडियोमेट्री में मैंने दिए हुए हैं, ट्राई करना, नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा। गॉट इट। कब तो टाइम हो गया 39। ठीक है जी, अब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का काफ़ी साज मैं कर दूंगा कवर। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि उसको कंप्लीट कर लें आज। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्यों बोलो यार मैं, आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन से पहले एक देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट या फिर कंबाइंड गैस इक्वेशन, क्योंकि कहीं कहीं बुक में इक्वेशन ऑफ स्टेट नाम से लिखा होता है, कहीं कहीं पे ये कंबाइंड गैस इक्वेशन नाम से लिखा होता है। ये कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या है वो सुनो।
जैसे अभी तक हमने देखा कि 4 वेरिएबल थे, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में 4 वेरिएबल है, पी वी एन और टी, आर तो कांस्टेंट है। तो अब जो हम करने वाले, इससे पहले मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले उन 4 में से 2 वेरिएबल हम कांस्टेंट रखते थे और 2 वेरिएबल हम वेरी कराते थे, ठीक है ना, उनके बीच में रिलेशनशिप बताते थे। पहले वाले में क्या था, पी वी एन और टी कांस्टेंट था, दूसरे वाले में वी टी, उसमें एन और पी कांस्टेंट था, तीसरे वाले में पी टी, उसमें एन और वी कांस्टेंट था, लास्ट वाले में पी टी, जो एवोगाड्रोस लॉ हमने देखा उसमें पी टी कांस्टेंट था। यहाँ पर हम 3 के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे, चौथा कांस्टेंट रख के। वो चौथा कौन सा कांस्टेंट होगा, अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, मोल्स ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होंगे, पी वी और टी के बीच में रिलेशनशिप हम बताएंगे। तो लिखो इसको, पहले लिखो इसमें कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन, इसमें लिखो इक्वेशन which gives relationship between equation which gives relationship between P, V and T, P, V and T for a given amount of gas, is known as combined gas equation or equation of state, is known as combined gas equation or equation of state. Got it? इतना ध्यान रखना है, क्लियर है, सिंपल सा है। होगा कैसे ये, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालोगे। मान लो कि तुम्हारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, ठीक है। तो तुम इसको लेके जा रहे हो, एक भाई साहब को कहाँ रखना, चलो यहीं पे रख लो। तुम इसे लेके जा रहे हो इस सिचुएशन में P2, V2 और T2, ठीक है। अब हमें कैसे लेके जाना है, मान लो मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट मैंने क्या किया, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले गया मैं इसको, ठीक है। मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैंने क्या किया, इसका कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, ये T1 टेम्परेचर रहा होगा। अच्छा, इसका प्रेशर मान लो इसके बाद P2 हो चुका है, और मान लो वॉल्यूम जो है वो VR है, कुछ हमें नहीं पता क्या है, बट VR है फॉर द टाइम भी, या V डैश मान लो इसको। चलो नेक्स्ट हमने क्या किया कि कांस्टेंट प्रेशर रखा है, कांस्टेंट प्रेशर रखा है। भाई एक प्रोसेस क्या था, एक प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराया हमने, यहाँ पर, यहाँ इस स्टेट से स्टेट में पहुँच गए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे T1 P2, क्योंकि अगर T1 कांस्टेंट है और N तो कांस्टेंट ऑलरेडी है ही, N इज कांस्टेंट, भाई N इज कांस्टेंट है, N इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर N कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, बॉयल्स लॉ। तो यहाँ बॉयल्स लॉ लग रहा है, बॉयल्स लॉ में P1 की जगह P2 प्रेशर आ गया, तो और V डैश वॉल्यूम हो चुकी है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि प्रेशर कांस्टेंट रख दिया और फिर एक प्रोसेस करवाया। प्रेशर कांस्टेंट रखने पे अगर मैं प्रोसेस करवाऊंगा तो यहाँ T1 जो है वो T2 में कन्वर्ट हो गया और V डैश जो है वो V2 में कन्वर्ट हो गया। गॉट इट? प्रेशर सेम रहा, V डैश V2 में, T डैश T2 में। अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई P1 V1 T1 और P2 V2 T2 में क्या रिलेशनशिप है, तो कैसे पता चलेगा? भाई पहला स्टेप है जो बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा, बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा तो P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V डैश। तो यहाँ पे हमें V डैश हमें पता नहीं है, V डैश हम निकाल लेते हैं P1 V1 अपॉन P2 के जैसा, ठीक है। देन अगेन सेकेंड स्टेप क्या है, अगर मैंने N कांस्टेंट रखा और P कांस्टेंट रखा है तो याद है दिस इज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे V डैश इक्वल्स टू क्या जाएगा, V डैश इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 इंटू
V2, ठीक है। बस अब V डैश यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, दोनों को इक्वेट कर दो। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, तो तुम क्या कर सकते हो, 1 = 2, देयरफॉर P1 V1 अपॉन P2 = T1 V2 अपॉन T2, ठीक है। बस P2 को इधर ले आओ, T1 को नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 = P2 V2 अपॉन T2। तो किन्हीं भी दो स्टेट्स के बीच में जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, हम ये आइडेंटिटी प्राप्त कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, P × V अपॉन T इज कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? दोबारा से बता रहा हूँ, हमने पहले ऐसा एक प्रोसेस किया, यहाँ से हम इस लेवल पे आ गए, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे एक प्रोसेस किया, हम वहाँ से यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में अगर मेरे को रिलेशनशिप निकालनी है तो मैं बॉयल्स लॉ आया पहले, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, एन कांस्टेंट था। दूसरे वाले में चार्ल्स लॉ लगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, एन कांस्टेंट था। ये दोनों को लॉ को लगाया और इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशनशिप निकाली, तो V डैश = ये आया, V डैश = ये आया। इन दोनों को इक्वेट किया तो हमारी ये आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन को जो यहाँ पे लिखी हुई है कि PV अपॉन T = K, ये जो आइडेंटिटी है तुम्हारी, वो क्या कहलाती है, कंबाइंड गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। कंबाइंड गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो भाई इसको शब्दों में तुम लिख लेना कि वी टेक अ गैस, है ना, वी टेक अ गैस एट प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 एंड एट फॉलोइंग कंडीशन, ऐसे लिखना। चलो मैं ही बोल देता हूँ, देखो, वी टेक अ गैस एट द फॉलोइंग कंडीशन P1 V1 T1, ठीक है, एट द फॉलोइंग कंडीशन। ये गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, अ गैस ने अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस लिखना। वी टेक अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट द फॉलोइंग कंडीशन P1 V1 एंड T1, ठीक है, एंड push it through a process at constant temperature, push it through a process at constant temperature, ठीक है। The parameters of gas become P2 V dash T1, P2 V dash T1, ठीक है। In this case Boyle's law will be applicable, in this case Boyle's law will be applicable, ठीक। इसी में, इसी फुल स्टॉप के बाद लिखना, द सेकेंड प्रोसेस, लाइक वी पुश द गैस अगेन थ्रू अ प्रोसेस कीपिंग कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P2 V2 T2, द न्यू कंडीशंस ऑफ द गैस आर P2 V2 T2, द न्यू कंडीशंस ऑफ द गैस आर P2 V2 T2। बस उसके बाद ये सारा उतार दो, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। जब यहाँ पर एंड आ जाएगा, जब ये एंड आ जाएगा तो तुम इसमें लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ स्टेट और कंबाइंड गैस इक्वेशन। तुम्हारी NCERT या स्कूल में कंबाइंड गैस इक्वेशन नाम से ही प्रचलित है ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, पहले वो मैं बताऊँगा। चलो पहले ऐसे करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन करवाता हूँ इस पर पहले मैं, यहाँ ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ मैं, इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि वॉल्यूम दिया है तुम्हें V1 = दिया है 120 ml। हालांकि ये पूरे वर्ड्स में बोला गया है, तो लिखो, चलो ठीक है, वर्ड्स में लिखवा रहे, ml नहीं है, लीटर्स है, ठीक है। T1 दिया है तुमको 127 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर दिया तुमको 570 mm ऑफ Hg, ठीक है। V2 इसने पूछा हुआ है, ठीक है। T2 क्या किया, उसका टेम्परेचर हमने चेंज करके 227 कर दिया, और जो P2 दिया है वो हमने क्या किया कि उसको 1140 टॉर बना दिया, ठीक है। तो ऑलरेडी तुमको पता है 1 टॉर = 1 mm ऑफ Hg वैल्यू वाइज, है ना। तो बेसिक इसमें यूनिट सेम हो गई।
यूनिट सेम हो गई। अच्छा, सिंपल सी इक्वेशन लगानी है इसमें, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो P1 तुम बोलोगे सर इसको मैं पहले एटमॉस्फेयर में चेंज कर लेता हूँ, तो कर लो भाई। 570 अपॉन कितना आएगा 760, ये एटमॉस्फेयर में चेंज हो गया। इंटू V1 कितना है 20 लीटर अपॉन टेम्परेचर कितना है, ये डिग्री सेल्सियस में नहीं रख सकते, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। तो कैसे करोगे 127 प्लस 273, ठीक है, इक्वल टू ये जो है तीनों, इसमें V2 हमको नहीं पता लेकिन ये तो अपने को पता है, तो क्या है 1140 अपॉन 760 इंटू 1140 है। एक सेकेंड रुको, $570, ठीक है। 1140 इंटू V2 है अपॉन टेम्परेचर क्या होगा 227 प्लस 273, 227 प्लस 273। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर 760 से 760 कट जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम इसको ना भी रखते, तुम सिंपल सी बात है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज़ को, अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन यूज़ करनी हो जिसमें दोनों तरफ सेम टाइप की क्वांटिटीज़ हो, जैसे ये वाली, इसमें अगर तुम कोई एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करके या पर्टिकुलर यूनिट्स में कन्वर्ट करके ना भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों साइड में। यहाँ पे मैंने mmHg में रखा, तो यहाँ पे भी mmHg में रख दो, या एटमॉस्फेयर में तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, यहाँ पास्कल्स में तो यहाँ पास्कल में, यहाँ किलो पास्कल्स में तो यहाँ पे भी किलो पास्कल्स में, दोनों साइड पे यूनिट सेम हो चलेगा, कुछ भी यूनिट हो डजंट मैटर, दोनों सेम होनी चाहिए दोनों साइड पे। वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में है तो यहाँ पे भी लीटर में हो, या ml में है तो यहाँ पे भी ml में हो, जिस भी तरफ तुम जो यूनिट एक तरफ यूज़ करोगे वही यूनिट दूसरी तरफ होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं ना भी यूज़ करता, ना कन्वर्ट करता, तो भी यही आता, ठीक है। अगर इसकी बात करें कितना हो जाएगा 400, ये 500 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 570 इंटू 220 अपॉन 400 इक्वल्स टू 1140 इंटू V2 अपॉन 500, ठीक है। तो ये देखो अगर ध्यान से कट गया, ये 4 और ये 5 है, और यहाँ पे कितना है ये 5, ये 2 आ जाएगा, 2 ट्वाइस, ठीक है। 2 से 2 कटा 10 आ गया। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो V2 विल कम आउट टू बी 50 अपॉन 4 विच इज़ 12.5 लीटर्स, ठीक है। तो हालांकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था, बस ये था कि यूनिट्स को लेके कहीं पे अगर कभी तुम डाउटफुल हो जाओ तो क्वेश्चन ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ओके। अब मैं पूरा मिटा रहा हूँ, आई होप तुमने ये सारा का सारा देख लिया होगा। हालांकि इसमें मैंने ये थोड़ा डिमार्केशन कर देना चाहिए था, एक पेन से यूज़ करके काम नहीं चलता, ठीक है भाई। ये तुमने कंबाइंड गैस इक्वेशन देख ली। अब हम इससे जाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। एक्चुअली में जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसकी तरफ हम जाएंगे। अब ये कैसे आएगी, ये देखो। सबसे पहली चीज़, लिखो इसमें कैसे देखोगे भाई, पी वी अपॉन टी इज इक्वल्स टू के, ये हम आ चुके हैं। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से, हालांकि तुम बोलोगे सर यही इससे ये लाना है, आप इससे कैसे कंपेयर करवा रहे हो, बट फॉर द टाइम बीइंग तुम देखो एक बारी को, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। और मैंने n कांस्टेंट रखा था ना इसमें, r ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो k इक्वल्स टू एन आर आ रहा है, k इक्वल्स टू एन आर आ रहा है, ठीक है। तो हालांकि मैं ये तरीका नहीं दूंगा, मैं तुमको इसको प्रूव करके बताऊंगा, मतलब वैसे एक्सपेरिमेंटली होगा, एम्पेरिकल वैल्यू, लेकिन ये देख रहा है ना, इतना तो आ रहा है, ठीक। दैट k इज डिपेंडेंट ऑन n एंड r तो कांस्टेंट है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन n, ये आ रहा है यहाँ पे कंपेयर करके। लेकिन जिस चीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं वही तो हमें डिराइव करनी है, तो सर्कुलर लॉजिक थोड़ा ना लगाएंगे, ठीक। हम क्या करेंगे, देखो पी वी इक्वल्स टू के। मैं तुम्हें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ अच्छे से बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि मास या अमाउंट ऑफ मटेरियल से इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, P
इज P एंड T क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और V जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन मास। PV अपॉन T डिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है, PV अपॉन T इक्वल्स टू K। अब अगर तुम देखो P और T अगर इंटेंसिव है तो इससे कोई फर्क नहीं हो, लेकिन ये तो एक्सटेंसिव है, मतलब ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या होगी, एक्सटेंसिव, मतलब डिपेंडेंट हो। देयरफॉर PV अपॉन T इज एक्सटेंसिव एंड डिपेंडेंट अपॉन मास। हाँ है ना, सिंपल सी बात है, डिपेंडेंट ऑन मास। अगर ये डिपेंडेंट ऑन मास है, इसका मतलब K भी डिपेंडेंट ऑन मास होना चाहिए या अमाउंट ऑफ गैस होना चाहिए। देयरफॉर K इज इन एक्सटेंसिव, डिपेंडेंट ऑन मास या अमाउंट, डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ गैस, समझ लो। और अमाउंट ऑफ गैस किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, मोल से। देयरफॉर K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और जिसको हम लिख सकते हैं K इक्वल्स टू R इंटू N, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सिंपल है ना, ठीक है, तो सिंपल था ना भाई। जब P और T जो है वो इंटेंसिव हैं और ये एक्सटेंसिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी विल डिपेंड ऑन मास या अमाउंट ऑफ गैस। अगर ओवरऑल क्वांटिटी इज डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ गैस, दैट मीन्स विच इज इक्वल्स टू K, दैट मीन्स दिस ऑल्सो शुड बी डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। K इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ गैस, देयरफॉर K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, K इक्वल्स टू R एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, मतलब ये तो मैंने इसको काइंड ऑफ एनालॉजी देते हुए किया, लेकिन यहाँ से प्रूव भी हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या होता है भाई, PV कम्स आउट टू बी इक्वल टू R इंटू, या PV अपॉन T कम्स आउट टू बी इक्वल टू R, ठीक है। PV बाई T इक्वल्स टू R आता है हमेशा फॉर एवरी गैस, फॉर एवरी गैस, ठीक है। यही चीज़ को मैं इस तरीके से भी बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो लिख लो इसमें, ये तुम लिख लोगे ना इसको, मेरे को शब्दों में लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना कि भाई P और T जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी, V जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये ध्यान रखना, मैंने इंटेंसिव एक्सटेंसिव लिख दिया है, इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दोनों लिखना है, ठीक है, लिखो, ठीक है। देयरफॉर K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, आ गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। अब इसमें लिख लो PV इक्वल्स टू R फॉर 1 मोल, PV इक्वल्स टू R फॉर 1 मोल, ठीक है। अगर 1 मोल के लिए आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 मोल से ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, अगर ये 1 मोल के लिए ऐसा है, देयरफॉर फॉर n मोल्स PV comes out to be equal to Rn, ठीक है, PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ से भी ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, ये है, मैं बेसिक पे लेके जो गया वहाँ से बता दिया। तो जो भी जिस तरीके से भी हो तुम ये यूज़ कर सकते हो। हालांकि तुम्हारी NCERT में तो इसी तरीके से दिया है, ऐसे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वी हैव एवरीथिंग कवर्ड। टाइम कितना हो गया देख लेते हैं, फिर आगे देख लेंगे अगर कुछ और बताया मैं। 59 भी तो है टाइम, 10-1 मिनट और ले सकते हैं हम आराम से। ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू R, ठीक है। तो लिख लो इसे, इसमें लाइन लिखो, फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस, फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस द वैल्यू ऑफ PV अपॉन T, the value of PV upon T at any, the value of PV upon T at any PVT condition, at any PVT condition is always constant
is always constant and is equal to R, and is equal to R, universal gas constant is equal to R, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो आज तुम्हें ये तुम्हारी आइडियल गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस इक्वेशन कंप्लीट हो गई, यूडियोमेट्री भी कंप्लीट हो गई, उसके कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। अब इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ आर की, आर का क्या मतलब है, आर का इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ तो तुम देख रहे हो कि किसी भी गैस के लिए सेम है, तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होने का मतलब ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, जो सब जगह एप्लीकेबल हो रहा हो, आर, गॉट इट। तो लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर को लिखेंगे, देखो भाई पी वी इक्वस टू एन आर टी होता है। अगर पी वी इक्वस टू एन आर टी होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, आर को पी वी अपॉन आर टी, ये लिख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं यूनिट्स देखूँ इसकी, तो यूनिट्स ऑफ आर कैसे निकलेंगी, देखो यूनिट्स ऑफ आर अगर निकालनी है तो हमें इनकी यूनिट्स निकालनी पड़ेंगी। जैसे इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ मैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनटू वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, मीटर क्यूब। देखो एम के एस में रख रहा हूँ सब कुछ, एम के एस में सब कुछ रख रहा हूँ, ठीक है, डजेंट मैटर कि क्या आएगा। अच्छा, पी वी अपॉन आर टी नहीं, पी अपॉन एन टी आएगा, सॉरी एन टी, एन क्या है, मोल, इंटू टी है केल्विन। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ एम स्क्वायर डिनोमिनेटर में एम क्यूब ऊपर है, तो एन इंटू एम आ जाएगा अपॉन मोल इंटू केल्विन, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, ये जूल की यूनिट है, जूल की यूनिट है ये, जूल अपॉन, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, जूल अपॉन मोल केल्विन, ठीक है। तो अगर इसकी यूनिट देखोगे तो ये है एनर्जी, जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। क्लियर हो गई बात, सिंपल। तो इसकी यूनिट्स क्या बता रही है कि एनर्जी पर यूनिट पर मोल पर केल्विन होगी। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी डेफिनेशन मैं भी लिखवा भी दूंगा, डोंट वरी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, या 1 केल्विन, जो भी तुम लिखना चाहो, 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन, दोनों सेम ही होगा, क्योंकि डिफरेंस होता है ना जो यूनिट्स का, वो दोनों सेम है। मतलब अगर मैं बोलूँ 50 केल्विन और 51 केल्विन में कितना डिफरेंस है, और 50 डिग्री सेल्सियस और 51 डिग्री सेल्सियस में कितना डिफरेंस है, तो जो दोनों के दोनों में डिफरेंस आता है वो सेम आता है, ठीक है। क्लियर रहेगा, तो लिखो इसमें ध्यान से लिखो, द डायमेंशंस ऑफ आर आर एनर्जी पर मोल पर केल्विन, डायमेंशंस ऑफ आर आर एनर्जी पर मोल पर केल्विन, and hence it represents the amount of work, and hence it represents the amount of work or energy, ठीक है, that is required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 Kelvin or degree Celsius, 1 mole of gas by 1 Kelvin or 1 degree Celsius, 1 Kelvin और 1 degrees Celsius। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है, ठीक। इस तरीके से हमने देखा, ये आ गया। अच्छा, इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, थोड़ा सा डिराइव करते हैं। देखो यूनिट्स की अगर हम बात करें, एन क्या होता है, मोल्स में, इसकी कोई और यूनिट है नहीं है। टेम्परेचर की हमें पता है भाई कि इसकी और भी यूनिट्स होती है, 4 टोटल यूनिट है, लेकिन जो यहाँ पे हम जो भी फिजिकल केमिस्ट्री में हमें टेम्परेचर यूज़ करना है, वो सारा का सारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ही बेस्ड है। क्लियर होगी बात। तो अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे बेस्ड है तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम यूनिट वाले होंगे हमेशा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी ये भाई साहब में और ये भाई साहब में। क्यों? क्योंकि प्रेशर की मैंने 6-7 यूनिट ऑलरेडी लिखवाई थी तुमको भाई। पास्कल्स हो गया, किलो पास्कल्स हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, बार हो गया,
टॉर हो गया, mmHg हो गया, psi हो गया, इतने सारे तो मैंने लिखवाए हैं, है ना। तो उसमें से क्या यूज होगा उसके बेस पे तो डिपेंड करेगी कि आर की एनर्जी वैल्यू क्या है, ठीक है, हाँ है ना, गॉट इट। ये होगा कि नहीं होगा। तो पी और वी की जो यूनिट है उस पर डिपेंड करेगी आर की वैल्यू, गॉट इट। तो एक एक करके देखते हैं। वैल्यूज ऑफ आर लिख रहा हूं और ये वैल्यूज ऑफ आर में एक एक करके, पहला क्या है जूल में, जूल पर केल्विन मोल या पर मोल केल्विन, जैसे भी लिखना चाहो। इसमें अगर तुम्हें जूल में लिखना है तो तुम्हें प्रेशर किस में डालना पड़ेगा, प्रेशर किस में डालना पड़ेगा, प्रेशर पास्कल्स में डालना पड़ेगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में डालनी पड़ेगी, और एन और टी नॉर्मल मोल्स एंड केल्विन में, ठीक। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर कि कौन सी पीवीटी कंडीशंस यूज़ करें। तो देखो भाई, पीवीटी कंडीशन कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी कंडीशन दैट यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़ इट, ठीक है। लेकिन क्या है, टेम्परेचर तो हमें पता होगा, वॉल्यूम में हम देख सकते हैं आप, लेकिन एक वेरिएबल हमेशा अननोन रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ एक्सपेरिमेंटली करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें पता नहीं है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जो हम 100% पता है, कौन सी है वो, एसटीपी। एसटीपी में हमें पता है कि 1 मोल ऑफ गैस, एसटीपी का मतलब क्या हुआ, 1 बार प्रेशर 273 केल्विन, 1 बार प्रेशर 273 केल्विन, ठीक है, पहला। दूसरा, इसमें 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.7 लीटर्स होता है। तो हमें चारों के चारों वेरिएबल पता है, यहाँ पे ये चारों के चारों वेरिएबल पता है। तो हम क्या कह सकते हैं, आर विल बी इक्वल टू, अब ठीक है, ये लिख लो यहाँ पे, वैल्यूज ऑफ पी वी टी एंड एन एट एस टी पी आर पुट, ठीक है। कर तो हम किसी से भी कर सकते थे, लेकिन एसेंशियली हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ये है हमारे पास ऑलरेडी, तो व्हाई नॉट यूज दीज, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू पी, पी कितना होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स, इंटू वी कितनी हो जाती है 22.7 इंटू, देखो लीटर्स होता है, लीटर क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अच्छा, एन इज मोल्स, 1 मोल इंटू 273 केल्विन। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, नहीं सॉरी, बार होता है ना, 1 बार होता है हमारे लिए, तो 1 बार है ना, तो 1 इंटू दिस ये आ जाएगा, तो कितना आएगा 22.7 इंटू 10⁻², ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, पास्कल्स में है, पास्कल्स को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। हालांकि इनकी यूनिट नहीं भी लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है जूल पर मोल का केल्विन आएगा, ये 22.7/273 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, ये एक यूनिट तुमको, एक नंबर तुमको याद होना चाहिए, हालांकि शायद तुम्हारे 19 में तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लिया, ठीक है। जब जागो तब सवेरा। नेक्स्ट, अगर मुझे एक और यूनिट होती है जिसको हम लीटर एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। तुमने आज तक ये यूनिट जो थी एनर्जी की, ये यूनिट कभी भी नहीं देखी थी, कभी भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये लीटर एटमॉस्फेयर में हम कैलकुलेट करें। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होता है, जो मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर है पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में, वो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर है, सिंपल है, गॉट इट, पहली चीज़। दूसरा कि एक्सक्यूज मी, क्या बात कर रहा था, हाँ, दूसरा, एक सेकेंड, कहाँ थे हम, दूसरा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो इन जनरल यूनिट होती है वो लीटर्स होती है। भाई पानी खरीदते हो तो 1 लीटर वाटर का 1 मीटर क्यूब थोड़ी ना होता है कुछ, है ना, या दूध खरीदते हो तो 1 लीटर दूध लेके आते हो, तो लीटर इज़ अ वेरी कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं लीटर एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, मतलब क्या है, प्रेशर तुम्हारा एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम तुम्हारी लीटर में है, तो जो ऊपर की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, लीटर एटमॉस्फेयर। नीचे तो तुम्हें पता है मोल और केल्विन आनी है, तो ये आ गया, सिंपल है। अब यहाँ पर हमें एटमॉस्फेयर में यूज़ करना है।
अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर यूज़ करता हूँ तो वॉल्यूम कितनी हो जाती है 22.4 नॉट 22.7 और लीटर्स में होगी। यहाँ पर एटमॉस्फेयर कितना हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, ये आ जाएगा 1 मोल अपॉन 273, तो ये क्या आएगा 22.4 अपॉन 273, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 सेकेंड, ये नहीं रहेगा, ये आएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। गॉट इट? ठीक है। और ये जो आइडेंटिटी है ना यहाँ पे, ये आइडेंटिटी याद रखना, ये काम आएगी। ये क्वेश्चंस में याद आएगी, कैलकुलेशन की तरह एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेना इसे। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है जी, ये हो गया, जूल हो गया, लीटर एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, और उसमें अपने भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलोरीज में देख लो। कैलोरीज में अगर तुम देखोगे कैलोरीज में अगर तुम देखोगे पर मोल का, कैलोरी में क्या करना है, कैलोरी क्या होती है भाई, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वैल्यू हमें, या फिर 1 जूल विल बी इक्वल टू क्या जाएगा 1 कैलोरी अपॉन 4.18, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई थी आर की, मैं पूरी कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूँ, आर की वैल्यू कितनी आई थी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है जी, ये आई थी। जूल की जगह क्या रख दोगे 1 कैलोरी अपॉन 4.18, तो क्या जाएगा 8.314 कैलोरी अपॉन 4.18 पर मोल केल्विन। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो इसको तुम डिवाइड भी कर दो, क्या जाएगा ऑलमोस्ट, ये आता है ऑलमोस्ट 2 कैलोरी पर 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये कैलोरीज में हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर तुम्हारा मैं डाइन सीजीएस यूनिट में करूं, एमकेएस तो हो गया था, अगर मैं सीजीएस में करूं तो सीजीएस में भी क्या कर सकते हो, जूल की जगह भाई 1 जूल जो होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स होता है। ठीक है, तो 1 जूल की जगह 10⁻⁷ अर्ग्स रख दो, तो यहीं पे यही सेम चीज़ क्या आएगी, इस जूल की जगह तुम 10⁻⁷ अर्ग्स रख दोगे तो क्या जाएगा 314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स पर मोल केल्विन। तुम बोलोगे सर इनकी कोई यूनिट चेंज नहीं होगी, नहीं भाई सीजीएस में भी यही रहती है। ठीक है, अर्ग्स पर मोल केल्विन। तो तुम्हारी सारी की सारी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है। एक और बची है, वो मैं बता देता हूँ तुमको, फिर एक आधा क्वेश्चन करके आज का लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। 113। ठीक है, क्लास कर लेते हैं। अगर मान लो कैलोरी की जगह पे मतलब प्रेशर जो है mmHg हो और ml हो। ठीक है, अगर प्रेशर में mmHg में रख दूं, ठीक है, अगर मैं प्रेशर mmHg में रख दूं और जो वॉल्यूम है वो ml में रख दूं, तो क्या होगा। देखो भाई, 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर जो हम यहाँ पे रखते हैं उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा 760 mm Hg। ठीक है, इनटू वॉल्यूम कितनी होती है अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर लेता हूँ, 1 एटमॉस्फेयर पे वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो लीटर का मतलब कितना होगा 10⁻³ ml अपॉन वो तो भाई 1 मोल है इंटू 273 केल्विन ही है। इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻³ अच्छा mm नहीं सेंटीमीटर लिख लो इसको,
सेंटीमीटर ऑफ Hg सेंटीमीटर ऑफ Hg इंटू ml पर मोल केल्विन। हालांकि तुमसे कभी कोई वैल्यू याली पूछेगा नहीं, कैलकुलेट करने के लिए हालांकि दे सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए हालांकि दे सकते हैं। सो जस्ट टू कंसिडर या जस्ट टू चेक दैट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और नॉट, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो कल इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। एक पर्टिकुलर चीज़ बची है डेंसिटी वाली, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे, ठीक है। इस संडे टेस्ट है भाई, शाम के टाइम पे होगा, 40 मिनट्स 20 क्वेश्चंस, ठीक है। ये अगर तब तक तुम देख लो, ठीक, 15 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी हो सकते, मतलब थियोरेटिकल भी हो सकता है और एक कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है। 3 मार्क्स क्वेश्चन और 1 5 मार्क्स, तो टोटल 20 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ कितना जाएंगे 15 मार्क्स, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 5, 6 4 10 15 और 30, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन 40 मिनट, 20 क्वेश्चन 30 मार्क्स 40 मिनट।